नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्राइड सशुन के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर, रिटेल और बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उस इवेंट से शायद इस शेयर का प्राइस काफी बढ़ जाएगा और इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, पर हमेशा की तरह हम इस कंपनी की हिस्ट्री, प्रमोटर्स और कंपनी में अभी क्या चल रहा है, आगे के क्या प्लान है, वो सब के बारे में बात करेंगे और क्या रिस्क और क्या पॉजिटिव्स है वो भी हाईलाइट करेंगे। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर के साथ। तो इस कंपनी के अगर आप देखेंगे, प्रमोटर अरुण कुमार जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था 1990 में। वैसे इनको इंडिया का मर्जर और एक्विजिशन का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी को लेकर इतने ज़्यादा मर्जर एक्विजिशन किए हैं कि आपको इसको इवैल्यूएट करना, समझना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से, हालांकि उन मर्जर एक्विजिशन से इन्हें शेयर होल्डर्स को काफ़ी फायदा हुआ है, पर ये शेयर, इनकी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर को ये पसंद भी नहीं है। पर इनके बारे में अगर आप देखेंगे, किरण मजूमदार, जो कि आप जानते हैं कि बायोकॉन के प्रमोटर है, उनका क्या कहना था इनके बारे में अगर आप देखेंगे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अरुण कुमार जी जो है वो हमेशा कर्व में सबसे आगे होते हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर इंडस्ट्री में दिख रही है, फार्मा इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले वो पहचान लेते हैं और उसमें एंटर कर सकते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कब उससे वैल्यू अनलॉक करना है, डिमर्ज करना है या सेल करना है। तो ये हमेशा फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी ट्रेंड जो होने वाला होता है उसमें सबसे आगे होते हैं, ये इनका मानना है। और ये बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। इनके बारे में जैसे मैंने सोलारा में कवर किया था, सोलारा भी इनकी कंपनी है। जैसा मैंने बताया था सोलारा की वीडियो में कि सोलारा डीमर जो कि बनी थी स्ट्राइड सशुन और सीक्वेंट साइंटिफिक से, और प्योर एपीआई कंपनी बनी थी। उस टाइम भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इनके जो प्रमोटर है ये काफ़ी माहिर हैं अर्ली एंट्री करके उस कंपनी को काफ़ी बड़ा करके एग्जिट करने में। हालांकि सोलारा में ये स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं, इस कंपनी में भी इनका अच्छा खासा स्टेक है। सोलारा में इनकी स्टेक अभी तक एग्जिट नहीं हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोलारा हमारा बाय कंपनी है और उसका एनालिसिस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी पे वापस आते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनका रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। अगर आप इस कंपनी को लेकर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था, हालांकि ये जेनरिक एपीआईज बनाते हैं, जेनरिक फॉर्मुलेशन वगैरह बना के सेल करते हैं काफ़ी कंट्रीज में, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में। इन्होंने स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ये अर्ली ऑन स्पॉट कर लिया था। जो कि आपकी जेनरिक दवाएं होती हैं वो वैसे ही स्पेशलिटी दवाएं होती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स डिसीजेज जैसे कि कैंसर वगैरह में काम आती है, उसे बहुत ही जल्दी स्पॉट कर लिया था। 2000 में ही इन्होंने एक सब्सिडरी बना दी एजिला करके, जो कि फोकस करने वाली थी पूरी तरह से स्पेशलिटी बिजनेस पे। उसको 2008 तक इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट करके काफ़ी बढ़ाया, और 2008 में वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रीच कर गई थी और उसमें वैल्यू अनलॉक होने वाला था। पर इन्होंने क्या किया कि 2014 में, अगर आप जानते होंगे, कि उसे $1.6 बिलियन वैल्यूएशन पे सेल कर दिया। उस टाइम पे स्ट्राइड्स का 58% रेवेन्यू एजिला से आया करता था। स्पेशलिटी केमिकल के काफ़ी अच्छी कमांड हुआ करती थी, पर इन्होंने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद उस पैसे से 500 रुपये का डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को। हालांकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और उस टाइम का जो सेल भी देखेंगे, रेवेन्यू का 7 गुना के वैल्यूएशन पे भी सेल किया था, वो भी अच्छा था। पर इससे क्या होता है कि कंपनी जिसने एक बिजनेस को इतने सालों तक खड़ा किया, अब उसमें आगे और रिवॉर्ड कर सकते थे, पर ये एग्जिट कर गए। ये मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सही नहीं, क्योंकि आपको डिविडेंड तो मिल जा रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, पर शायद अगर ये बिजनेस में अड़े रहते तो वो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की स्टोरी हो सकती थी, जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कुछ इन्वेस्टर को इनका स्टाइल पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है। जो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। पर यहाँ अगर आप देखिए कि इनकी एंटरप्रेन्योरशिप कितनी अच्छी है, कि इन्होंने अर्ली ऑन स्पॉट किया ट्रेंड, इतने सालों तक उससे बढ़ाया, और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उससे एग्जिट कर गए। तो इनके स्किल्स अच्छे हैं, पर क्या एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के लिए सही है, तो वो क्वेश्चनेबल हो सकता है ज़रूर। ऐसा उन्होंने बस एक बिजनेस के साथ नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई थी, अच्छे खासा प्रेजेंस बनाया था, पर इन्होंने 2012 में ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जिट कर दिया बिजनेस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये शुरुआती दौर में बिजनेसेस काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जाकर एग्जिट कर दे रहे थे। 2015 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वापस एंट्री की, और एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ मर्ज करके उन्होंने 50% मार्केट शेयर भी एक्वायर कर लिया, पर वहाँ वापस से वो एग्जिट कर गया 2019 में, और उस पैसे से इन्होंने काफ़ी डेट रीपे किया, वापस डिविडेंड ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये मर्जर एक्विजिशन करके एग्जिट कर जा रहे हैं। हालांकि पैसे मिल रहे हैं कंपनी को, शेयर होल्डर को, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग नहीं मिल रही। यहाँ वापस एक चीज़ देखने मिली हमें। इसके अलावा अगर आप जानते होंगे, पहले इस कंपनी का नाम स्ट्राइड्स कोलैब हुआ करता था, अब स्ट्राइड सशुन हो गया है, क्योंकि इन्होंने मर्जर किया था स्ट्राइड और सशुन का
दोनों ही सिमिलर बिजनेसेस में थी, कुछ ही प्रोडक्ट्स इनके कॉमन थे, मेजर अलग अलग थे। इससे इन्हें वापस से स्केल मिल गया पूरे बिजनेस में, यूएस वगैरह में काफ़ी प्रेजेंस बढ़ी, जिसके बाद कंपनी को रीनेम भी कर दिया गया था स्ट्राइड सशुन। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं स्ट्राइड सशुन और सीक्वेंट साइंटिफिक से इन्होंने क्या किया कि एपीआई का जो बिजनेस उन्होंने देखा एपीआई अब ट्रेंड में आने वाला है, इसमें स्केल की जरूरत है, उसको डिमर्ज करके सोलारा बना दिया। सोलारा काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ देखिए वापस से एक डिमर्जर हुआ, तो वो डिमर्जर काफ़ी फायदेमंद था दोनों इन्वेस्टर्स के लिए, और सोलारा ने डिमर्ज होने के बाद काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं दोस्तों, अगर आप जैसा देखेंगे, और उसका फ्यूचर और भी अच्छा होने वाला है जैसा हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ आप देखेंगे एक और डिमर्जर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जब इन्होंने अपना स्टेक सेल किया उससे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी क्या डिवाइस की, डेट तो रिपे किया ही, डिविडेंड दिया, इसके अलावा वो अपनी पकड़ मजबूत की उन्होंने कनाडा और यूएसए में वहाँ पे एक्विजिशन किए। तो इनकी हिस्ट्री में देखेंगे, ये तो मैं हाई लेवल कुछ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन डीमर्जर वगैरह हुए हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे मर्जर भी हुए हैं और जॉइंट वेंचर्स, ऐसे एसोसिएट कंपनी भी बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी के अगर सब्सिडरीज भी देखेंगे आप बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली इन्होंने चाइना में भी एंट्री कर ली है एक जॉइंट वेंचर करके चाइनीज़ कंपनी के साथ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हुई इस कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री। अगर देखेंगे तो इनके प्रमोटर का बैकग्राउंड से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड अर्ली ऑन स्पॉट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाते हैं, जब उसमें वैल्यू अनलॉक होती है तो वो एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट करने में प्रॉब्लम ये हुआ है, हमने जैसे देखा कि उससे डिविडेंड मिल जाता है, पर इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उससे फ़ायदा नहीं है। पर जो ये डिमर्जर करके बिजनेसेस को और ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, जैसे इन्होंने सोलारा के साथ किया। और एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि 2014 में जब उन्होंने एग्जिट किया उस बिजनेस से, तब इन्होंने अर्ली ऑन स्पॉट किया कि जो नया बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है वो है बायोसिमिलर, बायोटेक्नोलॉजी में बूम आने वाला है। केमिकल वाले जो फार्मा है उनसे ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे आएगा। तो उन्होंने उसके बाद बायोसिमिलर और बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे कुछ ही कंपनीज उस पर फोकस करती थी, जिसमें बायोकॉन एक कंपनी जरूर थी, जिसका आप जानते हैं कि लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था कि उनके बायोसिमिलर सब्सिडरी का भी आईपीओ आने वाला है। इन्होंने भी उस पर फोकस किया और वही आईपीओ आने की उम्मीद है अगले 12 से 24 महीनों में, और जिसकी वजह से ये कंपनी वापस इन्वेस्टर्स के रडार्स पर आगे आ गई है, क्योंकि वहाँ वैल्यू अनलॉक हो सकती है। उस सब्सिडरी में इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, अब वो ऑपरेशनली ब्रेक इवन भी पहुंच गई है और प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, और डीमर्ज होगी तो वापस से यहाँ वैल्यू अनलॉक होगा और इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। वो कंपनी सोलारा जैसे रिटर्न देने की काबिलियत रखती है और उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, उसका क्या प्लान है, अब तक क्या हुआ है उसके बारे में। ये तो हुआ अरुण कुमार और प्रमोटर का बैकग्राउंड। हालांकि प्रमोटर ये पहले सीईओ भी हुआ करते थे, पर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जैन में इन्होंने नया सीईओ अपॉइंट किया, प्रोफेशनल सीईओ आनंद ही बोलेंगे, इनका नाम काफ़ी बड़ा है, अनंत नारायणन। ये अगर आप देखेंगे पीएचडी है स्ट्राइड्स के, अब ये नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे कंपनी तभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है जब उसमें प्रोफेशनल सीईओ की एंट्री होती है और प्रमोटर साइड स्टेप लेते हैं। हालांकि आनंद कंपनी से पूरी तरह से हटे नहीं है, ये प्रमोटर रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, और इन्होंने कहा है कि इनका फोकस रहेगा कि ये जो सब्सिडरी है जो बायोसिमिलर और बायोटेक्नोलॉजी जिसे इतने सालों से वो आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए इनका बैकग्राउंड देखते हैं। जो नए सीईओ आए हैं, अगर आप देखेंगे जनवरी 2020 से ये एंट्री की इन्होंने कंपनी में, ऐसे टाइम पे एंट्री की इन्होंने जहां कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे पुदुचेरी के प्लांट जो था इनका, जो यूएसएफडीए अप्रूव था, उस पर नोटिस मिला था इन्हें, और वो नोटिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के चलते डिलेज हो गए। इसके अलावा इनका अगर आप जानते हैं, मैंने सोलार में भी बताया था कि रेनिटिडीन, जिसमें ये कंपनी काफ़ी आगे थी, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर था, उसको पूरी तरह से रिकॉल करना पड़ा था, उसका पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया था। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे ये आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो यूएस में अच्छा कर रहे थे, उसमें भी कंपटीशन बढ़ गई। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे आनंद जी इस कंपनी में एंटर किए, और आप जानते हैं फरवरी से कोविड भी आ गया, तो उसके अलग से प्रॉब्लम हुए हैं। तो ये आगे कैसे हैंडल करेंगे उसको भी हम समझेंगे। तो इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये सिप्ला, टेवा, डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज में काम कर चुके हैं। इनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, और इनका एजुकेशन देखेंगे तो आप पीएचडी किया हुआ है इन्होंने। तो ये नए सीईओ का थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अब चलते हैं हम थोड़ा कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, अब ये कंपनी क्या करती है। अगर आप जैसा जानते हैं, पहले भी बताया 1990 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इस कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल हैं। एक रेगुलेटेड मार्केट जो कि यूएस, कनाडा, यूरोपियन, जापान जैसी और साउथ अफ्रीका पे फोकस करती है।
दूसरा है इमर्जिंग मार्केट, जो इंडिया वगैरह, चाइना और रशिया और बाकी अफ्रीकन नेशंस पे फोकस करती है। और इनका एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है जो कि WHO और दूसरी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू बिजनेस करती है। अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, इंडिया में ही नहीं, ये बाकी जगह भी प्रेजेंट है। उसमें से अगर आप देखेंगे 5 इनके USFDA अप्रूव्ड हैं और 2 फैसिलिटीज से ये इमर्जिंग मार्केट, नॉन रेगुलेटेड मार्केट में सर्व करते हैं। R&D फैसिलिटी भी है इनके पास और इनका फुटप्रिंट अगर आप देखेंगे 100 कंट्रीज में है। रिसेंट में कंपनी का फोकस क्या रहा है कि ये B2C पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, API बिजनेस में स्केल लाने के लिए उसे डिमर्ज करके सोलारा को दे दिया और ये खुद फोकस कर रहे हैं कि मार्केट में, डेवलप नेशन में खुद प्रेजेंट रहें और B2C पे ज़्यादा फोकस करें। और उसमें भी इनका फोकस क्या रहा है, इनके बेस प्रोडक्ट जैसा कि आप देखेंगे तो वो बेसिक केमिकल प्रोडक्ट थे, हाई वॉल्यूम पे चलते थे और वो वॉल्यूम को और उसमें कम्पीट करना हाई स्केल पे तभी पॉसिबल था जब इनके पास सोलारा जैसी कंपनीज जो उनको रॉ API काफ़ी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सके। तो उन्होंने सोलारा डीमर्ज इसलिए किया ताकि API में स्केल आ सके, कॉस्ट इफिशिएंट बन सके और इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाए, जो कि हो रहा है। इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या फोकस किया कि अब ये तो हमारा बेस बिजनेस है, स्पेशलिटी बिजनेस जैसे मैंने बताया वो बिल्ड किया था, उन्होंने सेल कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या फोकस किया कि हम ऐसे सेगमेंट में फोकस करेंगे जो कि नीश हो, वॉल्यूम कम हो पर वहाँ कंपटीशन भी कम हो ताकि वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी से की जा सके। ऐसा इनका फोकस रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी का रिसेंट या पहले से भी अगर आप देखेंगे फोकस रहा है, क्योंकि अब ये B2C बन रहे हैं, मार्केट में डायरेक्ट प्रेजेंस होगा इनका, तो ये कंज्यूमर हेल्थ केयर, विटामिन वगैरह उस पर भी फोकस कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि ब्रेक इवन हो जाएगा जल्दी ही। और बायोटेक बिजनेस जैसे मैंने बताया कि जो फ्यूचर है वो भी ब्रेक इवन के करीब है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनका जो मेजर मार्केट अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे 80% रेवेन्यू इनका रेगुलेटेड मार्केट से आता है। उसमें अगर आप देखेंगे 60% US में आता है। तो उनका वैल्यू चेन क्या है, इनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसा मैंने बताया एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि हाई वॉल्यूम पे चलता है, वहाँ पे स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कैसा हुआ है कि 5 साल अगर आप पहले जाएंगे तो USFDA बहुत ज़्यादा नोटिसेस दे रहा था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज US में एक्सपोजर कम कर रही थी। पर इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया US पे और वो स्ट्रेटेजी काम है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में इनका US में रेवेन्यू काफ़ी ग्रो हुआ है काफ़ी अच्छे से। ये तो हो गया इनका बेस बिजनेस। नेक्स्ट इनका क्या है कि प्राइवेट लेवल और कंज्यूमर हेल्थ केयर, जैसे मैंने बताया इसमें काफ़ी टाइम से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब ये ब्रेक इवन हो जाएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये B2C प्रेजेंस करने वाले हैं, तो ये अपने ब्रांडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना स्टेराइल इंजेक्टेबल का भी बिजनेस सेल कर दिया था पहले, और उसमें माइलन US की कंपनी थी जिसे सेल किया था। कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 साल तक ये उस बिजनेस में वापस नहीं आ सकते, पर वो कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो गया। तो ये स्टेराइल इंजेक्टेबल में वापस एंट्री कर रहे हैं अपनी सब्सिडरी के साथ, जो कि बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाली है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल का भी सेम है, क्योंकि अब ये एक्सपायर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वापस से स्पेशलिटी केमिकल में एंट्री कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जबकि इस कंपनी के पास अगर आप देखेंगे 2014 में ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबल हाई रेवेन्यू बिजनेस था स्पेशलिटी केमिकल का, जो इन्होंने सेल कर दिया था। हालांकि सेल से फ़ायदा हुआ था, पर अब ये वापस उसमें एंट्री कर रहे हैं, जो कि वापस अच्छी बात है इस बिज़नेस के लिए। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल, हम एक इंडस्ट्री ट्रेंड में बात करेंगे कि क्या हो रहा है, किसकी ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ हैं, तो वहाँ ये कंपनी प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि जेनरिक जो है उसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मार्जिन्स उतने होते नहीं हैं। तो स्पेशलिटी में मार्जिन्स वगैरह है और इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ ये कंपनी वापस से एंट्री करने वाली है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि बायोलॉजिक्स पे वापस से फोकस कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से इनकी सब्सिडरी के थ्रू फेज़ 3 ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है और ये वापस से बायोलॉजिक्स के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये ब्रेक इवन भी पहुँच गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बेस बिजनेस, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, कंज्यूमर हेल्थ केयर, प्राइवेट लेवल पे फोकस है। उसके अलावा इंजेक्टेबल स्पेशलिटी में वापस से एंट्री हुई है और बायोलॉजिक्स जो इतने सालों से फोकस कर रहे थे, कंपनी अब ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाने वाली है, जिससे शेयर होल्डर को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इनका अगर आप देखेंगे कोर स्ट्रेटेजी क्या रही थी डेवलप नेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से इनका अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जब कंपनीज डेवलप नेशन पे इतने फोकस नहीं कर रही थी, वो US से डाइवर्सिफाई कर रही थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, US में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। ना कि US, इन्होंने UK में भी ग्रोथ किया, इटली में भी इन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया था CMO का, और वहाँ भी उन्होंने काफ़ी 14 क्वार्टर्स लॉस बनाने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली। EU में ये डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है इनका, तो ये
किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वहाँ पे भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग अपडेट दूंगा, एक कंपनी में स्टेक लेके ये डैच रीजन, जो कि अगर देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ है जो कि यूयू की बड़ी कंट्रीज़ है, उसमें डायरेक्ट प्रेजेंस इनका अब आने वाला है। अगर आप देखेंगे मेजर फोकस क्या रहा था कि इनका कि हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना था, जहाँ कंपटीशन कम हो, नीश प्रोडक्ट हो। अगर आप देखेंगे इनका मेजर वाइड फुटप्रिंट है यूरोप में भी, जो कि बड़े नेशन है। यूके में तो अलग से फोकस करते ही हैं, इसके अलावा अब इनका फोकस है इटली, जर्मनी वगैरह, स्पेन वगैरह में भी इन्होंने काफ़ी एंट्री कर ली है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे तो ये स्लाइड पे दिख रहा है, बता दो कि 70% स्टेक इन्होंने फेयरमेड में ले लिया है, जिससे इनका डैच रीजन में फोकस बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का प्लान ही है कि हम ये जो हाई जीडीपी और जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करें, डायरेक्ट ब्रांड स्टैब्लिश करें और डायरेक्ट B2C करने लगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में इन्होंने री एंट्री कर दी थी 2017 में थ्रू ट्रिनिटी, तो यहाँ पे भी इनका अच्छा ग्रोथ चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कनाडा में इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रेजेंट थी नहीं, तो पिछले कुछ सालों में कनाडा में भी इन्होंने फोकस किया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से। तो जो ऑस्ट्रेलिया सेल से इन्हें पैसे मिले थे, उसके तहत इन्होंने 2 कंपनी एक्वायर की थी, एक कनाडा में, एक यूएसए में। तो जो इनका फोकस रहा है डेवलप नेशन में, उससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। पिछले 3 साल के आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 80% रेवेन्यू अब डेवलप नेशन से आता है। इसके साथ साथ इनके पिछले सालों में अगर आप देखेंगे इमर्जिंग नेशन से रेवेन्यू बहुत डिक्लाइन हो गए थे। इसके अलावा जैसा कि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस था वो इतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की। इंडिया में डेवलप करके अफ्रीका में सेल करने के बजाय इन्होंने केन्या में डायरेक्ट प्लांट सेटअप कर दिया फॉर अफ्रीका, इन अफ्रीका स्ट्रेटजी के तहत, जिससे वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे खुद बनाएंगे और वहीं सेल करेंगे। तो इससे उन्हें उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और अफ्रीका इमर्जिंग मार्केट का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे इस साल इन्हें टर्न अराउंड मिला है, पर वो बेसलाइन ही काफ़ी कम हो गया था। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का फोकस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन पे था, तो यहाँ इनको ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान हुआ था। पर हालांकि इनसे रेवेन्यू कम था और मार्जिन इतना कम था, तो इससे कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन पे इतना फ़र्क पड़ा नहीं था। पर अब क्योंकि इस बाकी कंपनी सब डेवलप नेशन पे फोकस कर रही है, तो ये अब इमर्जिंग मार्केट पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें लगता है वहाँ से भी आने वाली है। आगे का क्या गाइडेंस है कंपनी का, आगे कहाँ फोकस करेगी, तो सबसे सही जैसे कि मैंने बताया कि इनका फोकस रहेगा कि B2C में एंटर करे ग्लोबल जेनरिक मार्केट में। तो यहाँ देखेंगे ब्रांड स्टैब्लिश करने की कोशिश है, यहाँ पे कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश है यहाँ पे। इसके अलावा स्टेराइल इंजेक्टेबल जिस में इन्होंने वापस री एंट्री कर ली है, और ये अपना कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये कंपनी का जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो मोस्टली कमोडिटी है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे कैप्सूल्स में इनकी लीडरशिप्स है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल में। अब ये इंजेक्टेबल में वापस से एंट्री कर रहे हैं और फोकस है कि इससे भी इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा आगे। और फ्यूचर जैसा हमने देखा था, क्योंकि इतने सालों से ये कंज्यूमर हेल्थ केयर, प्राइवेट लेवल बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उससे भी ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद है हमें नियर टर्म में। अगर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी और CHC में इन्होंने कंपनी ने हालांकि खुद काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और अब ये PE इन्वेस्टर्स को भी लाया है इन्होंने, ताकि मेन बिजनेस पे टॉप लाइन पे ज़्यादा, टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे मेन बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना बढ़े। डेट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इन्होंने PE इन्वेस्टर्स को भी लाया है। प्रमोटर की फैमिली ने भी डायरेक्ट स्टेक भी लिए हैं स्ट्राइड्स के अलावा इन बिजनेस में, और उम्मीद है कि बायोटेक्नोलॉजी और CHC ब्रेक इवन होंगे, और बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन इस साल शायद डिमर्ज होगा, जिससे वैल्यू क्रिएशन काफ़ी अच्छा होगा। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप देखेंगे, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट में हाई वॉल्यूम लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है, पर यहाँ अगर आप देखेंगे इनके मार्केट शेयर काफ़ी हाई रहे। इसकी एक वजह भी रही क्योंकि इनका API पे भी कमांड था, जैसे कि आप जानते हैं अब सोलारा वो करता है, तो उसकी वजह से इनकी कॉस्ट लीडरशिप थी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा था। तो इनका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे काफ़ी हाई है। इसमें से रेनिटिडाइन, ये ओल्ड डेटा है क्योंकि अभी नए मिल नहीं रहे थे इस कंपनी के, तो रेनिटिडाइन अब हटा दीजिए, उसको बिजनेस ही खत्म हो गया है। आइबुप्रोफेन में भी अगर आप देखेंगे 40% मार्केट शेयर इनका है। एंड फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, यहाँ API की नहीं बात हो रही है। तो टैबलेट्स वगैरह अगर आप देखेंगे, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में देखेंगे, तो इनका मार्केट शेयर कुछ ये सब प्रोडक्ट्स में काफ़ी हाई है, नंबर 1 है। इनकी वैसे स्ट्रेटजी रहती है कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर ये एंटर कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ टॉप 3 में तो आना ही है, नंबर 1 है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स में ये नंबर 2 और नंबर 3 पे है, जहाँ पे भी इनका मार्केट शेयर अच्छा है काफ़ी। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे 4 प्लांट इंडिया में है, बेंगलुरु में 2, पुदुचेरी में 1 और चेन्नई में 1। इसके अलावा US में भी अगर आप देखेंगे फ्लोरिडा में इनका एक प्लांट है, सिंगापुर में एक प्लांट है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इटली और केन्या में भी इनका प्लांट है। तो टोटल 8 प्लांट्स हैं इनके, जैसा मैंने बताया 5
इसमें से USFDA अप्रूव्ड है, 2 प्लांट से ये बाकी बिजनेस सर्व करते हैं। हालांकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एग्जिट कर लिया है और बिजनेस सेल कर दिया है, पर उसका एक टर्म था कि ये प्रिफर्ड सप्लायर रहेंगे। हालांकि अब ये डायरेक्ट B2C नहीं करेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में, पर जो उसके लिए फॉर्मुलेशंस लगेगा उसकी IPs इनके पास खुद रिटेन रहेगी और प्रिफर्ड सप्लायर 10 ईयर्स के लिए ये खुद रहेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया बिजनेस भी रहेगा इनके लिए। हालांकि अब ये डायरेक्ट प्रेजेंस इनका नहीं होगा, ये किसी के थ्रू अपना बिजनेस वहाँ करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कनाडा, USA जैसे डेवलप, नॉर्थ अमेरिका में जैसे डेवलप कंट्रीज़ में, इसके अलावा यूरोप में मोस्टली UK और बाकी कंट्रीज़ में जैसा हमने देखा फेयरमेड के थ्रू इन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर ली, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी ने रिसेंटली चाइना में भी एंट्री की है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे लोकेशन वाइज तो 59% इनका नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, ऑलमोस्ट 60% अभी देखेंगे तो US से आता है। और इसका अगर आप आगे देखेंगे यूरोप से 19%, इंडिया हार्डली 2% कंट्रीब्यूट करता है, अफ्रीका 11%, ऑस्ट्रेलिया 7%, एशिया 1%। तो ये इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है। आज के टाइम पे 80% इनका रेवेन्यू डेवलप्ड कंट्रीज से आता है। कस्टमर वाइज जैसा कि हमने देखा था 3 बिजनेस वर्टिकल है। रेगुलेटेड मार्केट 86 दिख रहा है, रिसेंट क्वार्टर डेटा देखेंगे तो वहाँ 80% रेगुलेटेड मार्केट से आया है। इमर्जिंग मार्केट से 5, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस से 9% का जो हमें डेटा दिख रहा है। इमर्जिंग मार्केट से उम्मीद है अब वापस जैसे कि हमें देखने मिल रहा है कि वहाँ रिकवरी हो रही है, तो वहाँ अच्छा और हो। कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है डेवलप कंट्रीज की 2019 में 821 बिलियन थी, जो कि उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन हो जाएगी 2024 में। फार्मरिंग जो कि डेवलपिंग नेशन है, आप जैसे कि हो गए ये इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज, रशिया जैसी कंट्रीज, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जो बिजनेस है 357 बिलियन का था, जो कि उम्मीद है 500 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ½ ट्रिलियन पहुँच जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, और ग्लोबल अगर आप देखेंगे 1.2 ट्रिलियन से उम्मीद है 1.6 ट्रिलियन तक बढ़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे 2 से 5% से 5 से 8% की ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। तो ये इंडस्ट्री आप आके बढ़ने वाली है, ग्लोबल ट्रेंड है। पर थोड़ा और इसमें जाते हैं, डेवलप्ड नेशन मार्केट की बात करते हैं तो USA रेगुलेटेड मार्केट में, डेवलप में USA अलोन ½ ट्रिलियन मार्केट था 2019 में, और जो कि उम्मीद है 600 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2024 में। इसके अलावा जापान भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली। यूरोप में अगर आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, स्पेन भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं फार्मा बिजनेस के लिए, और कंपनी का यही अप्रोच था कि हमें इस कंट्रीज़ में एंट्री चाहिए। हालांकि UK में इनका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, पर इन्होंने जैसे फेयरमेड में एंट्री करके डायरेक्ट B2C प्रेजेंस कर लिया है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह कंट्रीज़ में इनका भी देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट अपॉर्चुनिटी साइज़ है। इसके अलावा कनाडा काफ़ी अच्छा मार्केट है, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में ये प्रिफर्ड सप्लायर है, तो इन्हें फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेवलप्ड का 821 जो कि उम्मीद थी, और 1 ट्रिलियन तक पहुँचेगा, ये मेजर मार्केट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे अगर इस कंट्री का जैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से इनका सही ज़्यादातर बिजनेस US से आ रहा है। बाकी तो इनका फोकस भी ऐसे है, डेवलप में कहाँ फोकस करना है, कहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस है, वहीं से पैसे बनाने हैं। इसके अलावा फार्मरिंग मार्केट जैसे कि चाइना अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डोमिनेट करता है डेवलपिंग नेशंस में, तो 141 बिलियन 2019 में था, और उम्मीद है 195 तक पहुंच जाएगा 2024 तक, 5 से 8% की ग्रोथ। इसके अलावा Tier 2 ब्राज़ील, इंडिया, रशिया भी काफ़ी अच्छे मार्केट है, जिसमें ब्राज़ील बड़ा है, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उम्मीद ग्रोथ की अच्छी है। ये तो हो गया ग्लोबल कंट्री वाइज डेटा और जेनरिक हाई लेवल फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ और कितना बड़ा मार्केट है। तो मार्केट तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, ये तो बहुत सारे प्लेयर इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जैसा कि इन्होंने पहले स्पॉट किया था एजिला सेटअप करके कि स्पेशलिटी मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बीमारियां जैसे कि कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। तो ऑन्कोलॉजी, ऑटो इम्यून थेरेपी, HIV जैसे डिजीजेस के लिए स्पेशलिटी मेडिसिन लगते हैं। तो ये अर्लियर स्पॉट इन्होंने देख लिया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ है शेयर ऑफ स्पेशलिटी मेडिसिन, अगर आप देखेंगे डेवलप कंट्री का उम्मीद है 2024 तक 52% जो मेडिसिन होंगे वो स्पेशलिटी मेडिसिन होंगे, जेनरिक को ओवरटेक कर जाएंगे, और 2019 में और 44% थे। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फार्मिंग कंट्री में भी इनका जो मार्केट शेयर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है स्पेशलिटी मेडिसिन का। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये आपको ये भी बताता है कि कैसे इसके प्रमोटर पहले ही ट्रेंड को समझ लेते हैं, इसलिए इन्होंने काफ़ी पहले एंट्री कर ली थी, हालांकि सेल कर दिया था। तो 2024 तक उम्मीद है दोस्तों कि जो 30% स्पेंड होगा स्पेशलिटी मेडिसिन का वो ऑन्कोलॉजी कैंसर पे होगा।
8% HIV पे और 70% ऑटोइम्यून थेरेपी पे होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी कंपनी स्पेशलिटी मेडिकल पे फोकस कर रही है, स्पेशली लार्ज और मिड साइज कंपनी, कि वो ये 3 चीज़ों पे फोकस करे, क्योंकि इनका ही बिजनेस बहुत बड़ा है। ये हो गया स्पेशलिटी मेडिसिन के बारे में। थोड़ा बायोलॉजिक्स के बारे में आते हैं, क्योंकि पहले तो कंपनी ने शुरू किया जेनरिक केमिकल बेस्ड फार्मा पे, सेकेंड ये गए स्पेशलिटी पे, वो भी ट्रेंड इवॉल्व हो रहा था। अब नया ट्रेंड क्या है? बायोलॉजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी नया ट्रेंड है। तो अगर आप देखेंगे तो अब उम्मीद है सबसे ज़्यादा किसी का ग्रोथ होगा तो वो बायोलॉजिक्स का होगा फार्मा इंडस्ट्री में। और जो इसका शेयर है, ये शेयर भी बढ़ेगा ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री में। 2015 में अगर आप देखेंगे बायोलॉजिक्स का मार्केट शेयर जस्ट 19% था, अब ये 30% होने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो बायोलॉजिक्स है वो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं वो नॉर्मल केमिकल्स को मिला के नहीं बना सकते आप, तो उन्हें रिप्लिकेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जेनरिक्स बायोसिमिलर्स बोलते हैं जो बायोलॉजिक्स के जेनरिक होते हैं, उन्हें बनाना डिफिकल्ट है। तो ये जो बायोलॉजिक्स जो कंपनी ने पेटेंट किया हुआ था, बनाया था, वो पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि बायोसिमिलर जो कंपनी उसे रिप्लिकेट करके काफ़ी इंटर करेंगी और ये बिजनेस एक्वायर करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ से भी ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने मिलेगा। इसके अलावा बायोसिमिलर बायोलॉजिक्स ही है जो कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको, तो बायोलॉजिक्स क्या ग्रोथ, मार्केट शेयर सब कुछ बढ़ने वाला है। ये इंटरेस्टिंग की ट्रेंड है जो इन्होंने अर्ली ऑन स्पॉट किया था। और इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखेंगे इनकी सब्सिडरी है स्टेलिस, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, अब हम उसकी बात करेंगे। तो स्टेलिस का मेजर फोकस क्या है कि इसका मेजर फोकस है बायोफार्मा। तो इनका ये फोकस रहा है कि हम खुद ऐसे, और इसमें भी अगर आप देखेंगे इनका मेजर फोकस रहा है तो ये बोन हेल्थ और डायबिटीज़ के लिए शुरुआती दौर में फोकस कर रहे हैं, आगे ये स्कोप और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अगर आप देखेंगे काफ़ी प्रोडक्ट का फेज 3 ट्रायल में है और इसके बाद अब ये लॉन्च होने वाले हैं। तो यहाँ बायोलॉजिक्स में अब हमें दिखेगा कि ये ब्रेक इवन हो जाएगा। इसके अलावा बायोसोर्स जो कि CDMO पे फोकस करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था सिंजीन और के वीडियो में कि क्रैम CDMO क्या होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और उसके अलावा बाद में मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करेंगे। तो आपको R&D के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करेगी, और उसके बाद एक बार आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया तो मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये कंपनी हेल्प करेगी। तो वहाँ भी इनका CDMO का फोकस होगा मोस्टली। अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये खुद कंपनी अपनी पेरेंट कंपनीज और स्टेलिस के लिए कर सकते हैं, ये दूसरी कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं जो आउटसोर्स करेंगी अपना मैन्युफैक्चरिंग। और फार्मा में अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस टाइम पे बहुत ही तेज़ी से ये ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है आउटसोर्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बेसिस पे सिंजीन का पूरा बिजनेस खड़ा है। सिंजीन भी लिस्टेड कंपनी है, बायोकॉन की सब्सिडरी है। इसके अलावा नया ग्रोथ लीवर आया है स्टेलिस में कि इन्होंने रिसेंट फोकस किया था कि ये वैक्सीन पे भी, क्योंकि अब ये वैक्सीन भी बना सकते थे, तो इन्होंने उस पर फोकस किया, उन्होंने कैपेक्स किया और उन्हें स्पुतनिक वी मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिल गया है। मई से इन्होंने अगर आप देखेंगे उसका जो वैलिडेशन बैचेस है वो स्टार्ट कर दिया है, और एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये अक्टूबर में फुली तरीके से लॉन्च कर देंगे। और इनको 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है डोसेस का, तो ऑलमोस्ट उसका डबल करेंगे और ये फुली सोल्ड आउट है। अगर आप देखेंगे एक पेशेंट को 2 देने पड़ते हैं डोसेस, तो अगर आप देखेंगे 400 मिलियन की डिमांड है टोटल, तो ये पूरी तरह से इनकी कैपेसिटी सोल्ड आउट है। और उम्मीद है कि इन्हें 1 साल में डिलीवर करना पड़ेगा। तो हालांकि स्टेलिस इतने सालों तक लॉस मेकिंग थी, इस साल उम्मीद थी कि ब्रेक इवन होगा, पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से इनको काफ़ी अच्छा कैश आने वाला है बिजनेस से। तो वैक्सीन अगर आप हटा दें, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी इसमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड जो था इतने समय तक उसको बिल्ड करने का, कमर्शियल करने का, वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब प्रमोटर का मानना है कि ये कंपनी जब ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो रेडी हो जाएगी अलग से लिस्ट होने के लिए, डिमर्ज होकर लिस्ट होने के लिए, और इससे स्ट्राइड के शेयर होल्डर को भी फ़ायदा हो सकता है। थोड़े और डिटेल अगर आप देखेंगे स्टेलिस के, तो इन्होंने रिसेंटली सीरीज़ बी और सीरीज़ सी की फंडिंग ली, जिसमें 195 मिलियन रेस किए, और अब इस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 350 मिलियन, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे चल रही है। जैसा मैंने बताया, इनका फोकस बोन हेल्थ और डायबिटीज़ पे है शुरुआती दौर में, फोकस है बायोफार्मा और बायोसोर्स CDMO और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्राइड्स कितना होल्ड करता है, तो अगर आप देखेंगे पोस्ट ये जो सीरीज सी फंडिंग है 33% स्टेक स्ट्राइड्स का है। पहले ये मेजोरिटी शेयर होल्डर हुआ करता, आज भी मेजोरिटी है, बट 50% प्लस शेयर होल्डिंग स्ट्राइड्स के पास थी। पर अब नए जो सीरीज़ बी और सीरीज़ सी है उसके बाद इनकी शेयर होल्डिंग जरूर रिड्यूस हुई है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, वैलिडेशन बैचेस कंप्लीट हो गए हैं और कमर्शियल लॉन्च अक्टूबर में होगा। और वैलिडेशन के साथ जो कमर्शियल लॉन्च होता है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी 10x बढ़ जाती है। और प्रमोटर का मानना है कि अब ये डिमर्ज होगी क्योंकि अब ये अकेले स्टैंड अलोन लिस्ट होने के लिए रेडी हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसे ट्रैक कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सोलारा जैसे ये भी काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। हालांकि मुझे ओवरऑल बिजनेस इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, स्पेशली बिकॉज क्योंकि ये डिविडेंड दे रहे हैं, कभी भी किसी से एग्जिट कर जा रहे हैं। पर मुझे ऐसे बिजनेस पसंद है जो कंसिस्टेंट कंपाउंड कर सके, जो मुझे पैसे वापस ना दे दे, उस पैसे को री इन्वेस्ट करे, बिजनेस को आगे बढ़ाए और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करे। तो शायद स्टेलिस अगर डीलिस्ट होगी और ये प्रोफेशनली मैनेज होगी जैसे कि अब सोलार हो रहा है, तो क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेलिस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बिजनेस डोमेन में है जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। पर अगर ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होगी और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये एक अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकता है बायोकॉन की सब्सिडरी बायोसिमिलर, जो कि लिस्ट होने वाली है। तो ये दोनों लिस्ट होंगे जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसा हम क्रैम्स की बात कर रहे थे, अब हमें लगता है बायोसिमिलर कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए फार्मा डिवीजन में, जो कि ये दोनों काफ़ी अच्छे कंटेंडर्स लगते हैं मुझे। रिजल्ट की बात करते हैं, रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे थे। तो 911 करोड़ का रेवेन्यू आया है Q4 में, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 47% इंक्रीज, काफ़ी बेहतरीन इंक्रीज है। और इसकी वजह रही है डेवलप नेशन में इनके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं और इमर्जिंग मार्केट में भी इनका टर्न अराउंड हुआ है स्मॉलर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 9% ग्रो हुआ है। ग्रॉस मार्जिन 44% बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% बढ़ा है। एबिटा अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, ईयर ऑन ईयर 136% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इन्हें, हालांकि एक पूरा कोविड के चलते ये ईयर ही काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। फर्स्ट टाइम पे लॉकडाउन होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज फेस कर रहे थे और शॉर्टेज हो गई थी इनको इनके प्रोडक्ट्स की। तो वो शॉर्टेज ना हो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि एयर फ्राइट से ट्रांसपोर्ट करना चालू किया, जिससे इनका जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ गया। इसकी वजह से इनके मार्जिन्स काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और जो कि उम्मीद है कि आगे भी इम्पैक्ट होगा उसका। तो कंपनी ने बताया, और एक ये रीज़न था जिसकी वजह से इनके मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं। इसके अलावा इनका जो फ्लू के जो मेडिसिन थे, इस साल विंटर में फ्लू हुए ही नहीं, लॉकडाउन वगैरह और कोरोना के चक्कर में, जिसकी वजह से पूरा वॉश आउट हो गया। इसके अलावा बाकी जो डिजीज़ के प्रोडक्ट्स थे वो भी नहीं चले, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन हो नहीं रहे थे, लोग कोरोना के अलावा कोई और डिजीज़ के ऑपरेशन वगैरह करा नहीं रहे थे, तो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनका बिजनेस काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन बेस पे चलता है, वो भी काफ़ी बुरा किया। फिर भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया। उसकी रीज़न रहे हैं कि इन्होंने जो नए एक्विजिशन किए हैं यूएस में सॉफ्ट जेल कंपनीज और नीश प्रोडक्ट पे फोकस किया है, उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। फार्मा पैट इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब ये जो एक्सक्लूड करके हम बात कर रहे हैं, दो बिजनेस, कंज्यूमर हेल्थ केयर और इसके अलावा बायोलॉजिक्स को एक्सक्लूड करेंगे तो फार्मा पैट में 225% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और फार्मा ईपीएस में भी 225% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा रेनिटिडेन को एक्सक्लूड करके यहाँ बात हो रही है, वो अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ बिजनेस कम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर इनका रेनिटिडेन का बिजनेस ही पूरी तरह से खत्म हो गया। रिजल्ट दोस्तों, ओवरऑल इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन प्रेशर रहेंगे और कंपनी ने यह भी बताया कि इनके जो बेस बिजनेस थे जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं थे, बहुत लोग इग्नोर कर रहे थे कंपनीज, अब वो वापस एंटर कर रही है, तो वहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़े प्रॉब्लम है इनके लिए, पर ओवरऑल अच्छी चीज़ ये है कि CHC कंज्यूमर हेल्थ केयर और बायोटेक खड़ा हो गया है, ब्रेक इवन पे पहुँच गया है और वो भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने लगेंगे। डेट लेवल की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी का डेट बहुत हाई रहा है, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा बिजनेसेस बनाए हैं, एक्विजिशंस वगैरह किया है, जिसकी वजह से डेट बहुत हाई है। फार्मा का अगर आप देखेंगे नेट डेट जरूर इस पिछले साल से इस साल तक डिक्लाइन हुआ है, पर वहाँ भी अगर आप देखेंगे 594 करोड़ का अगर आप देखेंगे डेट है अभी 2021 में, तो डेट लेवल इस कंपनी के काफ़ी ज़रूर हाई है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकी CHC कंज्यूमर हेल्थ केयर और बायोटेक में बढ़ गए, इस साल इन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब देखेंगे तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 688 करोड़ का, और यहाँ से अब उम्मीद है कि वैल्यू अनलॉक होगा, यहाँ से ऑपरेशनली ब्रेक इवन हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक तो डिमर्जर से भी री रेटिंग होगी, फ़ायदा होगा। इसके अलावा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा यहाँ से।
टोटल नेट डेट अगर देखेंगे पूरी कंपनी का, तो यहाँ अगर आप देखेंगे 1283 करोड़ का है। तो ओवरऑल डेट बहुत हाई है इस कंपनी का, और ये पहले और भी ज़्यादा हुआ करता था, पर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन में मर्ज करने के बाद जब एग्जिट किया तो उससे डेट जरूर कम की, पर डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया था, जो मुझे लगता है शायद पूरी तरह से डेट रिडक्शन में यूज़ किया जा सकता था। तो डेट एक कंसर्न है इस कंपनी के लिए। आरओसी नंबर्स बहुत ही बुरे हैं। अगर आप एक आरओसी अगर आप देखते हैं तो कोई भी उम्मीद करता है 12% से ऊपर हो तो ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो जैसा मैंने बताया, कंसिस्टेंट कंपाउंडर की ये कंपनी नहीं है, पर इसमें इन्वेस्ट जरूर किया जा सकता है, क्योंकि इसके एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं कि जो अर्ली ऑन ट्रेंड स्पॉट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो एक जो स्टेलिस सब्सिडरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, पर उसके लिए शायद दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है कि एक बार डिमर्ज होकर लिस्ट करे, तब आप उसे बाय कर सकते हैं। या फिर अगर ये कंपनी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, आपके पहले से पोजीशन है, तो डिमर्ज होने का सारा इन्वेस्टमेंट स्टेलिस में सिर्फ जरूर कर सकते हैं। ओवरऑल रिस्क की जो बात करें तो इनको पुडुचेरी प्लांट के लिए नोटिस मिला था, और अभी तक उसका वापस से इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोविड की वजह से डिले हो गया। तो ऐसे एफडीए के जो रिस्क होते हैं नोटिस के, ये फार्मा इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है। तो ये कोई भी फार्मा कंपनी में रिस्क बहुत हाई होता है, इसलिए एडवाइस होती है कि कभी भी कोई एक सिंगल फार्मा कंपनी में ज़्यादा स्टेक ना ले, या फार्मा में बहुत ज़्यादा स्टेक ना हो। कभी भी बैन हो सकता है होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इवेंट की वजह से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट विड्रॉल करना पड़ सकता है, जैसे कि रेनिटीड्रीन, जैसे सोलारा में भी बताया था आपको कि यहाँ पे प्रोडक्ट में इनमें प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो प्रोडक्ट स्टोर करने की वजह से ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से उसको पूरा रिकॉल करना पड़ा, और वो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया रेनिटीड्रीन का। दूसरा रिस्क यही है जो कि मटेरियलाइज हो रहा है कि इनके जो बेस बिजनेस है जेनरिक का, जहाँ से सबसे ज़्यादा अभी कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। और कोविड की वजह से एक शॉर्ट टर्म रिस्क है कि ये कोविड होपफुली 1 साल में अगर चला जाए तो ये शॉर्ट टर्म ही रिस्क आएंगे। इसके कोविड डिसरप्शन की वजह से इनके कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, जिससे मार्जिन प्रेशर इस कंपनी पे ज़रूर आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क ये कंपनी में एक इन्वेस्टर जो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए देखता है, वो ये रहा है कि ये भरोसा नहीं कब प्रमोटर कंपनी को अपने शेयर होल्डिंग सेल करके एग्जिट कर जाए। ऐसे शॉर्ट टर्म इवेंट से प्रॉब्लम जरूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है मार्केट में और शेयर गिर जाता है। और प्रमोटर जब भी कोई शेयर से एग्जिट करता है, हालांकि मे बी कंपनी में प्रॉब्लम ना हो, पर लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ये एक बड़ा रिस्क रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ के बेसिस, और ये न्यूज़ भी था कि ये शायद स्टेक एग्जिट कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस शेयर में काफ़ी टाइम तक कमजोरी देखने मिली। तो ये एक रिस्क जरूर रहता है, और इनकी आदत ही वैसे है कि ये जब एक स्टैब्लिश हो जाती कंपनी, उससे एग्जिट कर जाते हैं और अर्ली स्टेज में एंटर कर जाते हैं वापस से दूसरी कंपनी में। दूसरा क्या था कि जो इन्होंने डाइवेस्टमेंट किया था, और वो डाइवेस्टमेंट अगर ये बाकी जगह भी करते हैं, क्योंकि ये मर्जर एक्विजिशन डाइवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है कि पूरा बिजनेस का रेवेन्यू चला जाता है। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ थी ऑस्ट्रेलिया वाले डाइवेस्टमेंट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर रहेंगे 10 ईयर्स के लिए, प्रीफर्ड सप्लायर, और आईपी भी इनके पास ही रहेगी। तो ये अच्छी चीज़ है। पर ऐसे थोड़ा कंपनी के लिए रिस्की हो जाता है कि जो पूरे बिजनेस को बिल्ड करे, इतने सालों तक चला है, जब एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो वो वहाँ से एग्जिट कर जाए, अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूर ही अच्छा हो सकता है। ये रिस्क है। पॉजिटिव्स देखते हैं तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ANDA फाइलिंग में बहुत ही अच्छा होता है US FDA के साथ, और अगर आप देखेंगे ये काफ़ी स्टैब्लिश कंपनीज से अच्छे फाइल कर रहे हैं। 123 क्यूमुलेटिव ANDA फाइलिंग है, और अगर आप देखेंगे इन्होंने स्पेशलिटी केमिकल भी सेटअप किया था, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं कर पाती थी। और आज के टाइम पे भी देखेंगे तो कुछ ही कंपनीज है जो बायोलॉजिकल स्पेशलिटी में अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर रेड्डी एक है जिसमें अगर आप देखेंगे 85 ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसमें से 35 ही लॉन्च किए हैं। तो इनके पास काफ़ी स्कोप है, और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए अप्रूवल ऑलरेडी पड़ा हुआ है इनके पास। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल इंटरनेशनल इंक US की कंपनी थी, उन्होंने एक्वायर किया और जाके US में ही मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर सके। इस कंपनी के साथ इन्होंने 18 और ANDA मिल गया, जो कि उस कंपनी के पास अप्रूवल था, जिससे US में इनके अगर आप देखेंगे और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और मार्केट अपॉर्चुनिटी जो एक्वायर किया उसकी 2.5 बिलियन थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इनका जो फोकस रहा है, एक एज एन एंटरप्रेन्योर का फोकस रहा है कि हम नीश, लो वॉल्यूम, लो कंपटीशन में फोकस करें, जैसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और बैरियर भी उसमें ज़्यादा हो। सॉफ्ट जेल कैप्सूल जैसा हमने देखा, उसमें ऑलरेडी इनकी लीडरशिप है, ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यूरोप में, UK में तो इनकी प्रेजेंस अच्छी थी। यूरोप के जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जैसा कि हमने देखा डच रीजन में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आते हैं, उसमें अपनी फुटहोल्ड बढ़ाने के लिए इन्होंने 70% स्टेक ले लिया फेयरमेड हेल्थ केयर में, जो कि इन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है। और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि इन्होंने पहले सेल कर दिया था अपना एजिला का बिजनेस, और
उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी था, 6 साल तक एंटर नहीं कर सकते। अब वो एक्सपायर होने के बाद स्पेशलिटी केमिकल और स्टेराइल इंजेक्टेबल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल और टैबलेट्स में इनकी अच्छी कमांड थी, पर स्टेराइल इंजेक्टेबल में वापस से ये एंटर कर रहे हैं। इसी के तहत अगर आप देखेंगे स्टेलिस इनकी सब्सिडरी, उसमें और भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया ताकि उससे ये काफ़ी तेज़ी से इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। और इसके अलावा बायोफार्मास्यूटिकल CDMO की अपॉर्चुनिटी और बायोलॉजिकल की अपॉर्चुनिटी भी स्टेलिस से मिलने वाली है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इतने साल से गेस्टेशन के बाद अब स्टेलिस ब्रेक इवन पे पहुंच गया, और डिमर्जर अगर हुआ होता है उसका तो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने पहले भी हिंट दिया था कि ये चाइना मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने सियुआन फार्मास्यूटिकल के साथ। इस जॉइंट वेंचर में 49% स्टेक इनका है, 51% सियुआन का है। सियुआन एक चाइना में काफ़ी लीडिंग फार्मा कंपनी है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन रीच से इन्हें फ़ायदा होगा। इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट उसे अप्रूव कर दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये चाइना काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो वहाँ इनको फ़ायदा हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि ऑल्दो डेट लेवल हाई है, पर वो डेट लेवल रिड्यूस हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं फाइनेंशियल्स और ये कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है, इसे बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कैप इस कंपनी का है 7,000 करोड़ का, और रिसेंट क्वार्टर हमने जो नंबर देखे थे ऑलमोस्ट 900 करोड़ की रेवेन्यू थी। अगर आप उसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो 3,600 करोड़ की ओवरऑल रेवेन्यू आती है। हालांकि मार्जिन स्लो है और मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं, पर स्टेलिस डीमर्जर से फ़ायदा होगा और कंज्यूमर हेल्थ केयर से भी मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे उस बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी लो है। और उसका एक और रीज़न रहा है कि प्रमोटर पे थोड़ा मार्केट को कम भरोसा रहता है कभी, क्योंकि उनके एक्शन थोड़े एक लिस्टेड कंपनी के हिसाब से सही नहीं, गलत तो नहीं है, पर थोड़े अलग हैं। पिछले 1 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, पर मैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस कंपनी ने डिविडेंड दे दिए थे, शेयर गिर गया था पूरा, वापस से अच्छे खासा हुआ, पर पास्ट में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर आई है। और रिसेंट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, पिछले 1 साल में तो अच्छे रिटर्न है, पर अब ये वापस से अगर आप देखेंगे जैन से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है और अब लो पे गया है। और अब रिसेंट में एक ऐसे शेयर होल्डिंग देख रहा था, तो इसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक सेल कर दी है, वो की नेगेटिव चीज़ है। और इनसाइडर की भी सेलिंग लास्ट क्वार्टर के पहले काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जो कि नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद से शेयर अंडर परफॉर्म किया है। क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी डिसेंट इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रही है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखेंगे वो रिड्यूस हुई है। उसके रीज़न जैसे हमने देखा कि फ्राइट कॉस्ट वो सब बढ़ गए इनके कोविड की वजह से, तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन, और दूसरा इनकी मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है ज़रूर इस कंपनी में। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और जैसा हमने देखा लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे सेल्स वगैरह काफ़ी बड़े हैं। इस कंपनी के सेल्स वगैरह हिस्टोरिकल कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं होगा करना, क्योंकि ये काफ़ी मर्जर एक्विजिशन और सेल करते रहे हैं, जिससे सबसे बुरी बात ये रही कि वो बिजनेस से पूरे के पूरे पैसे बाहर आ गए हैं डिविडेंड के फॉर्म में। तो ओवरऑल कंपैरिजन एक इंटरेस्टिंग नहीं होगा इसको इवैल्यूएट करना। अभी क्या है उस बेसिस पे इवैल्यूएट करना ही ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि कुछ गलत नहीं है कंपनी में, पर एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है ओवरऑल। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे ज़रूर डिक्लाइन हुई है। ये भी एक कंसर्न ही रहा है लोगों के लिए, और उम्मीद है लोग ये भी कर रहे हैं कि अरुण कुमार पूरी तरह से एग्जिट कर सकते हैं। FII होल्डिंग भी रिसेंट में कम हो रही है। DII होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डिक्लाइन पे ही है। पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओवरऑल सिंपल से यही करूँगा कि इसका पूरा पास कंपैरिजन करके फ़ायदा नहीं है। एक रिस्क ज़रूर है इस कंपनी में कि प्रमोटर का जो रिस्क है, पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज हो रही है, और प्रमोटर अगर स्टेलिस को अलग से लिस्ट करते हैं डिमर्ज करके, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओवरऑल मुझे ये कंपनी डायरेक्ट अगर बाय करनी हो, स्टेलिस नहीं बाय करनी हो, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर चाहिए होता है पोर्टफोलियो में, वो ये कंपनी मुझे नहीं लगता मीट करती। पर बिज़नेस में कुछ गलत नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो महंगा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फेयर वैल्यूएशन है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ओवरऑल। तो ओवरऑल यही रहेगा कि मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि स्टेलिस शायद अगर अलग से लिस्ट हो तो उसे हमें ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए उस टाइम पे, ये देखने के बाद कि अब वो प्रोफेशनली मैनेज हो रही है या फिर अरुण कुमार डायरेक्ट उसके CEO हैं। तो वो देखने के बाद ही हमें उसमें कंडीशन लेना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि वैल्यूएशन कम है या फिर बीच में फॉल आता है, तो आप इसमें एंट्री लेके वो प्ले कर सकते हैं। और ओवरऑल जब स्टेलिस अलग से लिस्ट होती है तो इसमें स्टेक सेल करके स्टेलिस में अपना स्टेक शिफ्ट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल ये कंपनी का एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों। इस प्रमोटर की सोलारा कंपनी है जिसको हमने कवर किया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रिटर्न दिए हैं हमें, और आगे भी उम्मीद है कि और अच्छे रिटर्न्स वो ज़रूर देंगे। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर आप याद रखिएगा, क्योंकि हर कंपनी के साथ एक रिस्क होता है और रिवॉर्ड होता है, तो वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही अच्छे से समझ के आपको एडवाइस कर पाएगा। ये वीडियो, आप जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसे एक एजुकेशनल कंटेंट की तरह देखिए और आप अपने खुद ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं उसके बेसिस पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय सेल, उसके बेसिस पे आप बाय सेल नहीं करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट में हमें बताएं कि ये एनालिसिस कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सी कंपनी आप चाहते हैं कि हम कवर करें। धन्यवाद।